देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम आपको फिर से लेकर चल रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर, जहां पर IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा आपको बताएंगी सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय सिद्धांत के बारे में, जिसमें कि पिछले अंक में आपने उसके इंट्रोडक्शन, उसकी परिभाषा के बारे में जाना। लेकिन आज क्या लेकर आई हैं आपके लिए IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा। चलिए लेके चलते हैं आपको सीधे गोंदपुर और जानते हैं वहां पर कि सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय सिद्धांत को किस तरह से सोल्व किया जाता है, यानी कि कैलकुलेट किया जाता है। साथ में है हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर के कुछ छात्र। नमस्कार बच्चों। नमस्कार। तो बच्चों, मैं अर्चना शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, IIT अलवर से, ठीक है। और हम लोगों ने पिछली बार, आपको याद होगा पिछले अंक में हम लोगों ने किस पर चर्चा की थी, किस विषय पर याद है आप लोगों को? समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी की बात करना शुरू की थी ना। आप लोगों को याद आ गया कि हम लोगों ने पिछली बार समुच्चय पे चर्चा की थी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों का परिचय ले लेते हैं, ठीक है। आप अपना नाम बताइए बच्चे। पूजा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर अलवर। मेरा नाम सालू है, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ अलवर गोंदपुर है। मेरा नाम अंजलि, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रिया, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम मंजू, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर अलवर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम रीना है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम पपीता है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम रानी है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम कोमल है, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम संदीप है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर। मेरा नाम नरेंद्र चौधरी, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। हाँ तो बच्चों, आप लोगों को याद होगा, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ कि हम लोगों ने पिछले अंक में समुच्चय पर चर्चा की थी। याद आ गया? तो आप कितने लोगों को याद है कि हम किस तरह के संग्रहों को समुच्चय कहते हैं? सबको याद है? कुछ उदाहरण अभी आप बता सकते हैं मुझे, जो हमने पिछली बार चर्चा की थी, या आपने अब तक और भी कोई उदाहरण सोचे हो? बताएं कोमल। एक बार मैं आपको फिर से दोहरा देती हूँ, ठीक है बच्चों। समुच्चय का मतलब क्या था? कुछ ऐसे विशेष संग्रह थे जिनको सुपरिभाषित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है बच्चों। यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित रूप से प्रस्तुत करना ही समुच्चय कहलाता है, ठीक है। क्योंकि समूह या संग्रह किन्हीं वस्तुओं, किन्हीं अवयवों से बनाया जा सकता है, लेकिन वो संग्रह या समूह तभी समुच्चय कहलाएगा जब वो कैसा होगा? वेल डिफाइन होगा। कैसा होगा? वेल डिफाइन होगा, ठीक है जी मैम। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे अब हम मैथमेटिकली गणितीय रूप में समुच्चय को लिखते हैं, क्योंकि पिछली बार सिर्फ आपने अपने आसपास के उदाहरणों को लिया जिनको हम समुच्चय कह सकते थे या नहीं, ठीक है। तो आपको कुछ उदाहरण याद है? क्या उदाहरण याद है आपको? बताएं। जैसे हम हमारी किताबों के समूह बना सकते हैं। हाँ, किताबों का संग्रह, आपकी किताबों का संग्रह। लेकिन ये संग्रह
केवल आपके लिए समूह है। ये संग्रह जो है ये केवल आपके लिए समुच्चय बन सकता है, सिर्फ आपके लिए। अगर हम इसको वेल डिफाइन कहने की कोशिश करें, ठीक है, अगर हम इसे पूरे वर्ल्ड में अगर हम ये कहना चाहें कि ये समुच्चय होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि किताबों के समूह में फिर और लोगों की किताबें भी इंक्लूड हो जाएंगी। आगे बच्चों समझ में आपको? ठीक है, तो आगे बढ़े बच्चों। और कोई आप बताइए उदाहरण, जैसे कोई हम बकरियों का समूह बना सके। हाँ, लेकिन उसमें हमको ये डिसाइड करना होगा कि बकरियों का रंग एक जैसा हो, मतलब कोई ऐसा गुणधर्म होना चाहिए जो सब में सर्वनिष्ठ हो। सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन हो, ठीक है। इसका मतलब ये है, जब भी हम समुच्चय बनाएंगे तो जो समुच्चयों के अवयव हैं, जो समुच्चयों के मेंबर हैं, जिनसे मिलकर समुच्चय बना है, उनके अंदर एक गुणधर्म कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, ठीक है। और जो समुच्चय से बाहर के मेंबर हैं, समुच्चय से बाहर के अवयव हैं, उनके अंदर वो सर्वनिष्ठ गुण ना पाया जाए, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे, आपने पहले भी और भी उदाहरण पढ़े हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ गणित के विशेष उदाहरण बताऊंगी पहले, जो आपको उच्च कक्षाओं में भी सहायक होंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, गणितीय रूप में सबसे पहले जो मैं समुच्चय आपको बताऊंगी वो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जानते हैं आप? प्राकृतिक संख्याएं आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सारी प्राकृतिक संख्याओं को अगर साथ में लिखे तो वो क्या बन जाएगा? समुच्चय बन जाएगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है बच्चों। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग कैपिटल एन जानते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। बिल्कुल सही बच्चों, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल का जो हमने कैपिटल एन है, उसी से हम उन सारी संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। किससे करेंगे? कैपिटल एन से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांकों के समुच्चय की। कौन से समुच्चय की? पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। पूर्णांकों के समुच्चय का मतलब क्या हुआ? कौन कौन सी संख्याएं होंगी ऐसे समुच्चय में? बताएं बच्चों, आप बताओ, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पूर्णांकों के समुच्चय में 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगी संख्याएं, ठीक है। पूर्णांकों में -1, ठीक है, -2, -3, -4 भी आ सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। और केवल जो उनको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, उसमें कौन सा होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर्स भी कहते हैं। कौन सी संख्याएं कहते हैं? होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं कि नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में क्या अंतर है? केवल किसका अंतर है? 0 का। नेचुरल नंबर में 1 से शुरू करते हैं और होल नंबर्स में 0 से शुरू करते हैं। और पूर्णांकों में जो इंटीजर्स हैं, इंग्लिश में पूर्णांकों को क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहेंगे? पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांकों में 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, यानी जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं और धनात्मक पूर्ण संख्याओं का समूह है, इसमें 0 भी साथ में आता है, ठीक है बच्चों। ये किसका समूह हुआ? पूर्णांकों का। और ये क्या बन जाएगा? समुच्चय, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति से व्यक्ति परिवर्तन नहीं करेगा। आपसे अगर मैं पूछूंगी, अभी कोमल से पूछूंगी पूर्णांकों का समुच्चय क्या है, तो कोमल मुझे क्या बताएगी? कोमल बताइए। 0, 1, 2, 3, 1, -2, -4। हाँ मैम, ठीक है। और अगर यही बात मैं पपीता से पूछती हूँ तो वो भी मुझे क्या बताएगी? 0, 1, 2,
3 -1 -2 -6 ये संख्याएं आगे बढ़ती रहेंगी। यानी जब भी हम किसी व्यक्ति से पूर्णांकों के समुच्चय की चर्चा करेंगे तो हमें सबका उत्तर कैसा मिलेगा? समान। ठीक है, ऐसे ही संग्रह या समूह समुच्चय हो सकते हैं जो व्यक्ति से व्यक्ति परिवर्तन होने पर भी जिनके समूहों में कोई बदलाव नहीं होता है। आ गया समझ में बच्चों अच्छे से? ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अभी तक आपने कितने समुच्चय सीखे? सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसके बाद हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं का समुच्चय। कैसी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? नेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब हम कौन से समुच्चय की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी होती है बताइए? वो अपरिमेय होती है, P/Q टाइप की संख्या है। ठीक है, कैसी वाली? Q टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्याओं में जो अंश बटे हर की जो संख्याएं हैं उसमें जो हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये शर्त है कि जो हर का मान जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? तो ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी, जैसे मान लीजिए 1/2, 1/5, 1/6, ठीक है, इस तरीके की जो संख्याएं हैं वो सब किसमें आएंगी? परिमेय संख्याओं के समुच्चय में। ठीक है, अब आती है बारी अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय की। कौन सी संख्या है? अपरिमेय। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इर्रेशनल। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल संख्याएं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती उनको हम कौन सी संख्याएं कहते हैं? अपरिमेय। ठीक है, जो परिमेय नहीं है संख्याएं उन संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? पता है आपको? कोशिश करिए बताने की। अभी भी आपने मुझे बताया था √2, √3। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब हमको दशमलव के बाद में भी सन्निकट मान नहीं मिलते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल देती हूँ 1/3 का। ठीक है, इसमें आपको 3 का जो विभाजन है वो किसमें करना है? 1 मतलब 1 को आपको किससे डिवाइड करना है? 3 से। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? 0.33333। क्या ये 3 कभी स्टॉप होगा? नहीं। ठीक है, तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? तो ये कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो 1/3 परिमेय या अपरिमेय है? अपरिमेय संख्या। आगे समझ में आप लोगों को? ठीक है, जिन संख्याओं को हम P/Q के मान में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्हीं संख्याओं को हम परिमेय कहते हैं। जैसे 1/5। अगर 1/5 में हम 1 को किससे भाग देंगे? 5 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0.2। ठीक है, आपको मान कैसा प्राप्त हो गया? 6 मान मिल गया आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है ना बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है, आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस टाइप की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय। तो आगे अभी आपने क्या सीखा? परिमेय संख्याओं का समुच्चय, उसके बाद अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इसके आगे आप सीख सकते हैं धन पूर्णांकों का समुच्चय और ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों के समुच्चय में कौन कौन से नंबर आएंगे? कोमल बताएगी। बताइए कोमल। मैडम जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे बढ़ता रहेगा। हाँ मैडम। अच्छा, आप बताइए ऋण पूर्णांकों के समुच्चय में कैसे आएंगे? -1, -2, -3, -4 और आप तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, है समझ में? आप बताइए धन पूर्णांकों के समुच्चय को कैसे लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे जो अभी तक आप समुच्चय सीख रहे हैं, समुच्चय को लिखते कैसे हैं। पिछले अंक में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था कि हम अपने समुच्चय को लिखते कैसे हैं, क्योंकि आपको जो भी गणितीय प्रॉब्लम्स हैं उनको आप क्या करते हो, हमेशा प्रेजेंट भी करके दिखाते हो ना, लिखकर भी दिखाते हो ना कि लिखेंगे कैसे। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ समुच्चय का। आप अंग्रेजी वर्णमालाएं जानते हैं अच्छे से, ABCD कहाँ तक, Z तक। टोटल बताइए उसमें कितने लेटर्स यानी कितनी अक्षर संख्या होती है, बताइए। 26 होते हैं। उसमें से स्वर कितने होते हैं, स्वर यानी वोवल्स कितने होते हैं, 5, ठीक है। वो वोवल्स कौन कौन से होते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, समझ आ गया आपको, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको एक समुच्चय यहाँ लिखकर दिखाऊंगी, जो समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों से बना है। कौन सा समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों से बना है, ठीक है बच्चों, ठीक। आप सभी को क्लास में जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सभी को ये पता है कि स्वर कौन कौन से होते हैं, मालूम है आपको, ठीक है। बेटा क्या नाम है आपका, मोनिका। हाँ मोनिका, बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से होते हैं, A-E-I-O-U, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब मैं आपको बोलूंगी कि आपको इन स्वरों से एक समुच्चय बनाना है, ठीक है। तो समुच्चय बनाने का तरीका है, जो समुच्चय के मेंबर्स हैं यानी A-E-I-O-U, इनको हम कहते हैं हिंदी में अवयव, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इनको एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। या कहेंगे समुच्चय के सदस्य, क्या कहेंगे, सदस्य, ठीक है। और सदस्य को इंग्लिश में कहते हैं मेंबर। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। तो आपके पास ये जो समुच्चय जो हमें बनाना है, सबसे पहले समुच्चय बनाने के लिए समुच्चय के मेंबर्स की जरूरत होगी, ठीक है। उनसे मिलकर ही एक समुच्चय बनेगा। तो हमारे पास मेंबर्स तो है, कौन कौन से मेंबर्स हैं, A-E-I-O-U, क्लियर है, ठीक है। लिखने का तरीका एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप जितने भी मेंबर्स दिए हुए हैं उन सबको कॉमा लगाकर अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, तो ठीक है। और फिर समुच्चय दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम इसे मझले ब्रैकेट से बंद कर देंगे। आ गया समझ में, ठीक है। और किसी भी समुच्चय को आप प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए ज्यादातर मैथमेटिक्स में हम लोग कैपिटल लेटर्स को यूज करते हैं, अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर्स को। आप चाहे तो इसे कैपिटल A बोल सकते हैं, आप चाहे इसे कैपिटल B बोल सकते हैं, कैपिटल C, D, जो भी आप चाहें, ठीक है। कैपिटल X भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं इस अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का जो समुच्चय है, इसको मैं कैपिटल X से प्रदर्शित करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप केवल इसके बाद ये बोलेंगे कि जो सेट X है या जो समुच्चय X है वो किसका समूह है, किसका समुच्चय है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है। आगे समझ में आप लोगों को, ठीक है। इसके आगे आप समझिए, क्या इस सेट में स्मॉल b आ सकता है, तो समझ के बताइएगा। क्या इस सेट में स्मॉल b आ सकता है? हम यहाँ पर किस समुच्चय की चर्चा कर रहे हैं, स्वरों की। आपको अच्छे से पता है कि स्वरों की संख्या सिर्फ 5 है और वो 5 भी आपको मालूम है, A-E-I-O-U। तो अब मुझे सिर्फ आपसे इतना पूछना है कि क्या स्मॉल b फॉर बॉय, क्या ये लेटर इस समुच्चय का हिस्सा बन सकता है, क्या इसका मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता, ठीक है। क्या D इस समुच्चय का मेंबर हो सकता है? नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इस वर्णमाला में D होगा या नहीं, तो उसे मैथमेटिकली, क्योंकि बोलकर आपने मुझे बता दिया, ठीक है। अब मैथमेटिकली अगर मुझे इसको दिखाना है तो मैथमेटिकली हम एक यूनानी लेटर है उसको, ये ई की तरह बनता है, इसको
इप्सिलॉन बोलते हैं, इप्सिलॉन या एप्सिलॉन, जो भी बोलना चाहें आप, इप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ये दर्शाना कि कौन सा लेटर इस सेट से बिलोंग करता है और कौन सा लेटर इस सेट से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, क्या ए इस सेट में बिलोंग करता है? ए एक्स सेट में बिलोंग करता है? क्या ए एक्स में प्रेजेंट है? तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या ई सेट एक्स से बिलोंग करता है? करता है। ठीक है, अच्छा आगे बताइए, क्या जे सेट एक्स से बिलोंग करता है? नहीं है। ठीक है, जब नहीं की कंडीशन आएगी तो हम ये जो बिलोंग्स लगाते हैं ना, इसको काट देंगे बीच में से। ठीक है, जो बिलोंग्स का जो चिन्ह है, जो इप्सिलॉन में बता रही हूँ आपको, उसको क्या करेंगे, बीच में से काट देंगे। ठीक है, अब इसको बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोमल की फैमिली लेते हैं अब। ठीक है, बताइए कोमल, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? कौन कौन है आपकी फैमिली में? मम्मी, पापा, आप, कोमल, कोमल का भाई और मेरा दादा और आपके दादाजी। कितने लोग हो गए कोमल? 5 लोग हो गए। ठीक है, ये समुच्चय है कोमल के परिवार का। ठीक है, अब बताएंगे, क्या मोनिका कोमल के परिवार का सदस्य है? क्या इसके परिवार का सदस्य है? नहीं। यानी वो इनके जो समुच्चय जो हमने बनाया है अभी कोमल के परिवार का, उस समुच्चय से बिलोंग नहीं करती है। ठीक है, चलिए, जो कोमल का भाई है, कोमल आपके भाई का नाम क्या है? रामवीर। क्या रामवीर जो कोमल का भाई है वो कोमल के परिवार का सदस्य है? ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या है और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या है। ठीक है, समझ आ गया आपको? ठीक, आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हमने क्यों कहा मोनिका कोमल के परिवार का सदस्य क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसे कोमल के परिवार का सदस्य होना है तो उसको क्या होना होगा, उसकी बहन या भाई या उसका कोई ना कोई संबंधी होना होगा। आ गया समझ में बच्चों आप लोगों को? वेरी गुड। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटे से क्वेश्चंस हैं, वो मैं पहले आपसे पूछूंगी। ठीक है, पहले एक छोटा सी टिप्पणी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी। हमेशा आप लोगों को जब भी आप समुच्चय बताना चाहें किसी संग्रह को, ठीक है, दुनिया में हर प्रकार के संग्रह होते हैं लेकिन कुछ संग्रह ही समुच्चय होते हैं। मैंने आपको बताया, आप लोगों ने पहले भी समझा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत की नदियों का समुच्चय है। ठीक है, भारत की नदियों का जो संग्रह है, तो जो गंगा नदी है, क्या वो इस समुच्चय का मेंबर है? अगर मैं भारत की नदियों के समुच्चय की बात करती हूँ तो क्या गंगा नदी इस समुच्चय का मेंबर है? मेंबर होगी? ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑस्ट्रेलिया की नदी की बात करें तो क्या वो भारत की नदियों के समुच्चय का हो सकती है मेंबर? नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 तरीके होते हैं आपके समुच्चयों को रिप्रेजेंट करने के, मतलब आप अपने समुच्चय को 2 तरीकों से लिख सकते हैं। जो गणितीय विवेचना जो हम करने जा रहे हैं उसमें आप 2 तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। पहली विधि होती है रोस्टर विधि और दूसरी विधि होती है आपकी सारणीबद्ध विधि। ठीक है, अब मैं आपको 2 चीजें यहाँ पर बताऊंगी और इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। पहले आपको मैथमेटिकली इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। अभी अभी हम लोगों ने जिस एग्जाम्पल की चर्चा की थी, कौन से एग्जाम्पल की चर्चा की थी? अभी हमने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के संग्रह की। ठीक है, उसी से हम लोग ये बताएंगे आपको कि पहली विधि कैसे काम करती है और दूसरी विधि को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से अराइज होते हैं कि आपको बताइए कि इस विधि से आप अपने समुच्चय को प्रदर्शित करिए, जो पहली विधि होगी, या दूसरी विधि से प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो पहली विधि का नाम है रोस्टर विधि। क्या है? रोस्टर विधि है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, तो रोस्टर विधि में हम अपने पुराने एग्जाम्पल से ही समझेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया कि बच्चों आपको मैं अंग्रेजी वर्णमाला का उदाहरण मैंने अभी अभी दिया था। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि उस संग्रह में कौन कौन से मेंबर्स हैं, कौन कौन से सदस्य हैं या अवयव हैं। ठीक है, A-E-I-O-U। ठीक है, रोस्टर विधि में क्या होता है कि जिस संग्रह की आप बात कर रहे हैं
जिस संग्रह को आप लेना चाहते हैं या जिस संग्रह को आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, उसके एक एक मेंबर का नामकरण किया जाए। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। जैसे अगर मुझे अब जो समुच्चय लिखना है वो रोस्टर विधि से लिखना है और किस तरह लिखना है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों संग्रह। ठीक है। अब इसका जो समुच्चय बनेगा वो कैसा होगा? मंझला ब्रैकेट शुरू करेंगे, AEIOU। क्लियर है बच्चों? ठीक है। ये विधि है रोस्टर विधि। इसमें सिर्फ क्या करना होता है आपको कि आपके जितने भी सदस्य उस समुच्चय में हैं, उन सारे सदस्यों के नामकरण आपको करने होंगे। ठीक है। और जो दूसरी विधि है जिसको हम बोल रहे हैं सारणीबद्ध विधि, समुच्चय निर्माण जो विधि है, दूसरी विधि कौन सी है हमारी? समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है। तो जो समुच्चय निर्माण विधि है, इसमें आपको हर मेंबर का नामकरण करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है। इसको लिखने का तरीका आप लोग सीख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हमें कैपिटल लेटर की जरूरत होती है। ठीक है। मान लिया जैसे हमारा कैपिटल लेटर क्या है? कैपिटल S। ठीक है। अब आपको समुच्चय बनाना है अंग्रेजी वर्णमालाओं के स्वरों का समुच्चय। ठीक है। अब यहाँ पर आपको अलग अलग नामकरण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? जो मंझला ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक। उसके बाद जो आप अच्छे से जानते हैं कि समुच्चय के अंदर जितने भी सदस्य लिखे हुए हैं, उन सबके अंदर कोई ना कोई सर्वनिष्ठ गुणधर्म मौजूद है। जानते हैं? ठीक है। क्योंकि समान गुणधर्म के कारण ही वो एक समुच्चय के सदस्य बने हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सारे सदस्यों को अलग अलग लिखने की बजाय सदस्यों का नामकरण किसी एक ही लेटर से कर देते हैं। ठीक है। और उसे हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर से ही प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। स्मॉल लेटर आप लोग जानते हैं, स्मॉल ABCD। ठीक है। क्योंकि कैपिटल ABCD को हम लोग सेट के लिए लिखते हैं, सेट को डिनोट करने के लिए, सेट को प्रदर्शित करने के लिए बताते हैं। लेकिन सेट के जो अवयव हैं उनको लिखने के लिए हम हमेशा स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि AEIOU, हम इन सबको किसी स्मॉल लेटर Y या X या Z, स्मॉल लेटर, अल्फाबेट का स्मॉल लेटर मान लिया। ठीक है। तो हमने मान लिया स्मॉल X। ठीक है। फिर उसके बाद एक चिन्ह लगाते हैं, इसको कोलन चिन्ह बोलते हैं। कौन सा चिन्ह बोलते हैं? कोलन चिन्ह। ठीक है। कोलन चिन्ह का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो मझले ब्रैकेट के अंदर यानी इस समुच्चय के अंदर आने वाले जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, वो सब किस प्रकार के होंगे? X टाइप के होंगे। ठीक है। लेकिन अब आपको ये बताना होगा कि वो X है क्या, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा कि वो X है क्या। तो हम क्या करते हैं, इस सेमी कॉलन साइन से, ये जो कॉलन चिन्ह लगाया है ना, इसके बाद हम ये बताते हैं कि X का वो सर्वनिष्ठ गुणधर्म क्या है। आगे समझ में आप लोगों को? इसका मतलब X क्या है यहाँ पर? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर AEIOU ना बता के सिर्फ ये बता दिया कि जो सेट कैपिटल X बनाया है उसके अंदर आने वाले मेंबर्स हैं, उनका जो प्रॉपर्टी है, उनका जो गुणधर्म है वो क्या है? वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। आगे समझ में आप लोगों को? ठीक है। और फिर हम ब्रैकेट को क्या करते हैं? क्लोज कर देंगे। ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? पहले जो रोस्टर विधि थी आपकी, उस रोस्टर विधि में क्या किया जा रहा था? मेंबर्स को जरूरी नहीं है, इसमें हम सिर्फ एक मतलब नोटेशन साइन से एक हम केवल स्मॉल x से बता देंगे कि स्मॉल x किस किस तरीके के हो सकते हैं। ठीक है। यानी जो सेट के मेंबर्स हैं वो कौन से हैं, लिखना जरूरी नहीं है उनको। ठीक है। ठीक है बच्चों? चलिए अगले अंक में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, समुच्चयों के प्रकार सीखेंगे। ठीक है बच्चों? और कुछ टिप्पणियों पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों। 90.8 FM पर अभी आपने जाना
समुच्चय सिद्धांत यानी कि सेट थ्योरी के बारे में। हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको जरूर समझ में आया होगा और काफी कुछ आपका गणित आसान हो गया होगा। इस विषय के बारे में आपको बता रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और हमारे साथ थे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर के कुछ छात्र। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।